हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम कि 30 दिन में आप किस तरह से जो है 30 डेज़ में कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके आप जो है कांस्टेबल के एग्ज़ाम को जो है वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 4 लाख से प्लस फॉर्म इसमें जो है वो अप्लाई हुए हैं, और जिसमें से आपकी पोस्ट जो हैं वो लगभग 4000 के अराउंड है, और जिसमें फ़िज़िकल के लिए जो बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे वो 1:6 का रेशो होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे बात करें 1:6 की, तो 4000 को 6 से मल्टीप्लाई करें आप, तो आपको मिल जाएगा कि लगभग 24,000 बच्चों को जो है वो लिया जाएगा फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। तो मतलब अगर आपको 24,000 में अगर आपका आते हो तो आपको रनिंग के लिए जो है वो कॉल जो है वो पक्का आने वाली है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे 24,000 रैंक लाना है, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कोशिश करनी है कि आपका रैंक जो है वो टॉप 4000 में ही आ जाए। तो अगर आपका 4000 में रैंक आता है तो आपकी जॉब जो है वो लगने के चांसेस जो हैं वो 100% हो जाएंगे, क्योंकि फ़िज़िकल जो है वो 30 से 35% बच्चे ही निकाल पाते हैं, बाकियों से फ़िज़िकल नहीं निकलता है। ये प्रीवियस रेशो मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर जो है वो रेशो नहीं जाता है फ़िज़िकल टेस्ट का। 30 से 35% बच्चे जो है वो इससे ऊपर कभी भी नहीं गया और ना जाने वाला है। 30 से 35% बच्चे ही जो होते हैं, मतलब 100 में से सिर्फ 30 ही बच्चे जो हैं फ़िज़िकल निकाल पाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है फ़िज़िकल टेस्ट। तो इसलिए अगर आप 4 या 5 हज़ार तक अपना रैंक लाने में सक्षम हो जाते हो तो आपके चांसेस होंगे कि आप सिलेक्शन जो है वो ले जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रैंक लाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अगर 1:6 रेशो उठाया जा रहा तो 4000 से 24,000 बच्चों को जो है वो फ़िज़िकल कॉल आएगी तो आपको उसी तरह से तैयारी करनी है, हमें 24,000 रैंक लाना है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आपको रैंक जो है वो टॉपर्स में लाने की कोशिश करनी है, तब जाके आपकी सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस होंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में दूसरी बात हमने जो है हम आपके लिए जो है कुछ क्विज़ की फॉर्म में क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे, जो कि आपको एक आइडिया देंगे कि जेके एसएसबी में किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना है, जहाँ पे वो क्वेश्चन अपलोड होते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट जेके एसएसबी स्पेशल करके जो है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी। तो बाकी अब डिस्कस करेंगे कि 30 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए कि 30 दिन में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई। अभी अगर हम टोटल काउंट करें तो 38 to 39 डेज़ लेफ़्ट हैं, लेकिन हम स्ट्रेटजी जो है आपको 30 दिन की बताएंगे, ताकि 7-8 दिन आपके लिए जो है लास्ट पे बच जाएं, जिसमें आप अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जो है एग्ज़ाम में जाएं। क्योंकि लास्ट के 7-8 दिन अगर आप लगभग 7 से 8 मॉक भी लगाते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो देने वाले हैं। और ये मैं कहूँगा। तो बाकी स्ट्रेटजी के ऊपर अब आप आते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको जो है वो अडॉप्ट जो है वो करनी है। तो पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले हम देखेंगे जर्नल इंग्लिश की अगर बात करें तो 25 मार्क्स की आपको जर्नल इंग्लिश आने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 25 मार्क्स याद रखना आप डिसाइडिंग होगे, क्योंकि 25 नंबर की जो इंग्लिश आएगी ये सब कुछ डिसाइड करके ले जाएगी। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंग्लिश को लाइटली लेते हैं, और यहाँ पे ही चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे देखना, यहाँ पे कुछ बच्चे 25 में से 20 प्लस स्कोर कर लेंगे, 20 प्लस, और कुछ जो हैं 25 में से यहाँ पे 12 लेके आएंगे, और जो 12 लेके आएगा वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा, और जो 20 प्लस लेके आएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि जनरल नॉलेज सब पढ़ के जाएंगे बच्चे। सबसे ज़्यादा इन सारे सब्जेक्ट्स में से देखना, सबसे ज़्यादा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस चीज़ को, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये भी 25 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जिसने तैयारी की है वो 25 में से 22 ले जाएगा, और जिसने
थोड़ा जीके को कम भी पढ़ा है वो भी 25 में से 18 से 20 लेके चला जाएगा, लेकिन जिसने इंग्लिश को नहीं पढ़ा है वो 25 में से 12 लेगा, और जिसने इंग्लिश को पढ़ा है वो 25 में से 20 लेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए कहीं भी ऐसी गलती मत करना कि इंग्लिश को लाइटली लेके, तो इसलिए ये दोनों पोर्शंस आपको डेली पढ़ने हैं, ये बात याद रखें। जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज तो आप पक्का पढ़ोगे, क्योंकि ये रूल है कि सब लोग इसको ज़्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK 10 मार्क्स का। तो इसके लिए मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूं कि जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू JNK, इसमें मेरी पूरी एक JNK GK की एक PDF है जिसमें मैंने सब कुछ जो है वो कवर अप करवाया हुआ है। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ये PDF जो है मिल जाएगी, जिसमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट, JNK की हिस्ट्री, JNK की जियोग्राफी, JNK की कल्चर, सब कुछ उसमें कवर है। तो आप उसको देख सकते हो। उसकी वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस की जो प्ले लिस्ट है उसमें जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस 20 की 20 वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको एक आइडिया हो जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट का, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। और जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी उसमें कवर की गई हैं। तो इसलिए अगर आप जम्मू कश्मीर में ये 10 नंबर अगर आप सिक्योर करना चाहते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी वो PDF पढ़ लेते हैं, या फिर आप मेरी वो वीडियोज़ जो मैंने डाली हुई हैं JK SSB स्पेशल पे, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें MCQ भी हर एक डिस्ट्रिक्ट पे है, लगभग 40 से 50 वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में आप जाके ये 10 मार्क्स वहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो। ये 10 नंबर आपको वहाँ से आराम से जो है वो मिल जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको, अब मैं कोई बहुत बड़ी वीडियोस आपको नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ी बुक्स आपको नहीं बोलूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप पढ़ें, क्योंकि समय अब बहुत कम है। तो इसलिए आपको मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है, इनके आप देखें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग के खास करके। तो रीजनिंग के आप ज़्यादा क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करें जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे आप कोई टॉपिक है, जैसे सपोज ब्लड रिलेशंस है, तो ब्लड रिलेशन को आप सर्च कर सकते हैं कि SSC CGL में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ब्लड रिलेशंस, तो उस तरह से आप जो है रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब बुक्स पढ़ने का टाइम जो है इसमें नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको जो है वो, अगर जैसे मैथ की बात करूं, तो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको जो है थोड़ी बहुत जो है पढ़ना पड़ेगा, आपको जो ट्रिक्स हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप ये ट्राई कर लें कि आपको लगभग 30 क्वेश्चन ऑन ईच टॉपिक, 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। तो 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप एक टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है जो कांस्टेबल लेवल का पूछा जाएगा, आई होप कि वो आप जो है आसानी से निकाल के ले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको जो है उस तरह से ही तैयारी जो है करनी है। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर 15 मार्क्स का आएगा आपको, लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि 15 में से 8 से 10 क्वेश्चन इतने इजी आएंगे कि अगर आपने नॉर्मल कंप्यूटर भी पढ़ा हुआ तो आप निकाल के ले जाओगे। और 5 क्वेश्चन इतने टफ आएंगे कि अगर आप MCA भी कंप्यूटर में हैं तो आपको जो है उन क्वेश्चंस को करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये रूल है JK SSB का कि जो टफ़ पूछा जाएगा वो इतना टफ़ पूछा जाएगा कि किसी से नहीं होगा, और जो इजी पूछा जाएगा वो इतना इजी होगा कि वो सब कर लेंगे। तो इसलिए आपको कंप्यूटर में बेसिक अप्रोच रखनी है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं बनानी है। मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर में आपकी हेल्प कर सकूँ जितना हो सकता है। तो कंप्यूटर में भी मैं आपकी जो है वो हेल्प करने की कोशिश जो अपने से करूँगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब चलिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो जनरल इंग्लिश में आर्टिकल्स, क्लॉजेज, प्रोनाउंस, होमोफोन्स, टेंसेस, क्लॉजेज, पंक्चुएशंस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, आइडियम फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले 2 घंटे आपको डेली इंग्लिश पढ़नी है। अगर आप 2 घंटे नहीं देख सकते तो रहने दीजिए, आप सिर्फ 1 घंटा दीजिए। अगले 30 दिन आपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन 1 घंटा सिर्फ बुक आगे रख के नहीं पढ़नी है। 1 घंटा आपको जो है वो देना है। ये आप सोच लें कि 1 घंटा जो है वो प्रोडक्टिवली मुझे जो है इंग्लिश को देना है। तो इसलिए
आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको टेंसेस से स्टार्ट करना है। सबसे पहले टेंसेस, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो टेंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेंसेस के बाद आपको जो है बाकी चीज़ें जो है वो करनी है। उसके बाद ईडियम फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनिम्स। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये जो है, अब आप ये सर्च करें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन सी आई हैं, उनको सर्च करें, उनके हिसाब से जो है इनको लर्न करना शुरू करें। आर्टिकल्स आपको जो है आने चाहिए। इसकी आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नो आर्टिकल वाला क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में देखने को मिलता है। तो 25 नंबर की इंग्लिश है, बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। तो इसलिए इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो है टेलीग्राम पे दूंगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरी सजेशन है आपको। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है कांस्टेबल के लिए जो है अपलोड करूँगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ज़रूर उसको जो है ज्वाइन करें आप। बाकी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 30 दिन में अगर आप 30 इंग्लिश के पेपर, 30 इंग्लिश के जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं वो वाले, या फिर आप जो है बैंकिंग के पेपर उठा सकते हो इंग्लिश के, चाहे उनका थोड़ा लेवल अप भी होगा, लेकिन फिर भी आपने उन्हीं को जो है अटैम्प्ट करना है, ताकि आप इजीली जो है वो कर सको। और जेके एसएसबी के जो पेपर हैं इंग्लिश के, चलो छोड़ो, आप अगर एसएससी सीजीएल बैंकिंग नहीं करना है तो जेके एसएसबी के ही 30 पेपर आप पुराने उठा लो, उनको ही सॉल्व करते हुए चलो, और उनमें देखो कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूं, कहाँ मेरी गलती हो रही है। और अगर आप जैसे वहाँ पे देखते हो कि मेरा क्वेश्चन जो है वो मॉडल से गलत हो रहा है, तो मॉडल्स को आप जो है वो पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मेरा आर्टिकल से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आर्टिकल्स को आप दोबारा पढ़ो वहाँ पे। तो इस तरह से आपको तैयारी को आगे लेके जो है वो चलना है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगले 30 दिन में आप 30 पेपर जो है जेके एसएसबी के इंग्लिश के ज़रूर सॉल्व करने हैं, अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ये जो है ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना। तो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें थोड़ी सी अगर डिस्कशन की बात करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रहने वाली है आपकी फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मैंने एक वीडियो जो है अपलोड की गई है, उसमें मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से लेके जो हमें जो है फ्रीडम मिली है 1947 तक, वहाँ तक मैंने जितना भी कांस्टेबल में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उस वीडियो में मैंने जो है अच्छे तरीके से कवर अप किया गया है। वो वीडियो भी मैं आपको जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे आपकी 45 से 50 मिनट्स में आपकी जो है एक गो थ्रू हिस्ट्री मैंने जो है वो पूरी कवर की गई है। तो वहाँ से आप हिस्ट्री को जो है अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो डाल दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी उसको जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो फर्स्ट इन वर्ल्ड का टॉपिक जो है इसमें देखना है आपको कि जैसे पहला आदमी कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे जो है वो क्लाइम किया था। तो इसलिए वर्ल्ड में पहली बार किसने कौन सी चीज़ की गई है, तो इसके ऊपर भी जैसे स्पोर्ट्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, डिस्कवरीज में पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि स्टेथोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, कुछ इन्वेंशंस होती हैं उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको लर्न करना है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जीके की अगर मैं बात करूं तो कोशिश करें आपकी 2 घंटे दिन में जीके को आपने देने हैं। अगर 1 घंटा इंग्लिश को दे रहे हैं तो 2 घंटे आपको जीके को देने पड़ेंगे। जीके लेंथ ही है 2 और 1, 3 घंटे का अभी तक मैंने आपको प्लान बता दिया कि 3 घंटे आपको जो है वो देने हैं अगले 1 महीने तक। 2 घंटे जीके को और 1 घंटे आपको देना है इंग्लिश को। तो अभी आगे और घंटे इसमें ऐड होने वाले हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें पहले हुई हैं वो चीज़ें आपने देखना है। नेक्स्ट है पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़। तो पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनैलिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आपने ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में भी आपको यहाँ से टॉपिक पूछे जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर वर्ल्ड। तो न्यूज़पेपर में से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि
ये वाला न्यूज़पेपर जो था फर्स्ट टाइम किसने लिखा था, या जम्मू कश्मीर का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स जो रिसेंटली बुक्स लिखी गई हैं वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं, या फिर हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जैसे महात्मा गांधी जी ने कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी की बुक्स पे अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और यहाँ जो करंट अफेयर्स में बुक्स चल रही हैं, किसी ने नई बुक लिखी है तो वो भी आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। फेमस प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया की फेमस प्लेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फेमस प्लेसेस में ज़्यादातर आपको पूछी जाती हैं जो जैसे हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, उनको आपने अच्छे से, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ज़्यादातर फेमस प्लेसेस का क्वेश्चन वहाँ से ही आता है। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे से कवर करके चलना है। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस अभी आपको पता है लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर अभी जो है कुछ 5 लैंग्वेजेस को जो है और ऐड किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है लैंग्वेजेस वाला टॉपिक, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। कैपिटल एंड करेंसीज। तो कैपिटल आपको इंडिया की भी पूछी जा सकती हैं, स्टेट्स की, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि यूपी की कैपिटल कहाँ है, या फिर आपको जो है इंटरनेशनली आपको कैपिटल भी पूछी जा सकती है कि टर्की की कैपिटल कहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन अभी जो है इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी, इंस्पेक्टर फाइनेंस, तो टर्की की कैपिटल वहाँ पूछी गई। तो इस तरह से आपको कैपिटल्स भी पूछी जा सकती हैं, तो कैपिटल्स भी आपको जो है वो लर्न करनी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस वीटो पावर्स के बारे में, तो ये एक पूरा चैप्टर आपको शायद 6th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर भी आपको यूएनओ के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो यूएनओ के ऊपर भी क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ़ कंट्री, कितने मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस क्या हैं, तो ये आपको यूएनओ वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर करके आना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट सार्क और एशियान, तो इनके ऊपर भी आपको, तो एशियान अभी न्यूज़ में भी चल रहा था तो इसलिए आपको सार्क और एशियान को अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है एवरीडे साइंस। तो एवरीडे साइंस में आपको बड़े बेसिक से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो एवरीडे साइंस में आपको ज़्यादा ये नहीं होगा कि आपको हार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर आपको बहुत ही कोई डीप क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा डॉक्टर लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एवरीडे साइंस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो हैं साइंस के पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा डीप साइंस में नहीं जाना है। नेक्स्ट है फेमस अवार्ड्स के बारे में, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है। अवार्ड्स आपको ये टॉपिक जो है अवार्ड्स वाला आपको ज़्यादातर करंट अफेयर्स में से ही जो है वो कवर अप करना है। नेक्स्ट नेशनल अवार्ड्स, तो लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस में कौन कौन से दिए जाते हैं ये भी आपने कवर करना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स आपको ये भी करंट अफेयर का ही टॉपिक जो है वो रहने वाला है। क्लाइमेट, क्रॉप्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो पढ़ना है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, थोड़ी सी पॉलिटी भी रखी गई है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो लेक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, लेक्स इन इंडिया वाली। नेक्स्ट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही हैं अच्छे से। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक अगर मैं कहूँगा एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये क्वेश्चन पहले भी एक शायद JSA का पेपर था कि किसमें था, उसमें भी ये टॉपिक डाला गया था, लेकिन JK SSB ने यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि इस टॉपिक में से कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं। हालांकि आप एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो, बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में से कोई खास क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस नहीं हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, और एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में वहाँ से क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो स्कीम्स जितनी चल रही हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। तो काफ़ी लेंथी सिलेबस, इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि जीके का बहुत लेंथी सिलेबस यहाँ पे जेके एसएसबी ने दिया है। तो 2 से ढाई घंटे आपको दिन में इसको देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और 1 घंटा इंग्लिश को, ताकि ये जो 50 मार्क्स हैं इनको आपने अच्छे से सिक्योर करके जो है आप चलना है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीके। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आधा घंटा आपको डेली देना है, हाफ एन आवर। तो आधा घंटा अगर आप डेली इसको दोगे तो आपका जो है चीज़ें कवर अप जो है आसानी से हो जाएंगी। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि मैंने जो है 40 के करीब वीडियोस इसमें डाली है जम्मू कश्मीर के जीके के ऊपर, उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपने रीड करना है तो पीडीएफ जिसमें मैंने सब कुछ जो है वो कवर किया है, तो पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा जम्मू कश्मीर का जीके आपका वहाँ का से कवर होगा, और आपके 10 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। तो रिवर्स, लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ JNK, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब कुछ आपका वहाँ से जो है वो कवर अप हो जाएगा। आगे चलेंगे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी ये जो टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये आप कोशिश करें कि 30 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक। 30 दिन है, 30 दिन में आपने एक दिन के 30 दिन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक हैं। 13 टॉपिक हैं, तो 13 टॉपिक हैं, 13 दूने 26, मतलब आप एक टॉपिक को 2 दिन चला सकते हो। तो 15 क्वेश्चंस अगर आप एक दिन में लगाते हो तो 2 दिन में आप 30 क्वेश्चन लगा दोगे। तो 2 दिन में 30 क्वेश्चन लगाओगे तो 26 दिन में आपका ये 13 टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास फिर भी 10 दिन बचेंगे एग्ज़ाम को, तो आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो एक टॉपिक को पकड़ें जब आप, तो कोशिश करें कि 30 क्वेश्चन मुझे इसके ऊपर प्रैक्टिस करने हैं। इतने अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा। तो मैथ को भी आपको डेली 1 घंटा जो है वो देना पड़ेगा। तो 3 घंटे और 4 घंटे अभी तक जो है मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके लगेंगे। तो मैथ के लिए अगर बुक की अगर मैं बात करूं तो आप अरिहंत की बुक जो है इसके लिए जो है ले सकते हैं। अरिहंत की बुक से आप मैथ जो है वो कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैं सबसे सही चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगाएं। जैसे आपका टॉपिक है डायरेक्शन साइंस, तो डायरेक्शन साइंस के देखें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन डायरेक्शन साइंस, तो वहाँ पर आपको जो है वो वीडियो खुल जाएगी। तो सेम आपको रीजनिंग में भी जो है कोशिश करनी है कि 20 से 30 क्वेश्चन मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस करूँ हर एक टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह से 1 घंटा अगर आप मैथ को देते हैं तो 1 घंटा रीजनिंग को भी आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका काम चलेगा। तो 5 घंटे का स्टडी प्लान मैंने अभी तक आपको जो है वो बता दिया है अगले 30 दिन के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है आपको कंप्यूटर को भी 1 घंटा डेली देना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ नहीं करना है। अरिहंत की बुक आप लिख सकते हैं। अरिहंत में से आपने टॉपिक ढूंढ के जो है वो सर्च करने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ पे आपने जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आपको जितने भी टॉपिक वहाँ पे दिए हुए हैं अरिहंत की बुक पे लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ना है आपने। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपने जो है वायरस एंटीवायरस वाला टॉपिक जो है उसको भी कवर अप करना है। इंटरनेट वाला टॉपिक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और ये चीज़ें आपने जितनी मैंने आपको बताई ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फुल फॉर्म्स, जैसे कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं कंप्यूटर में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको ज़रूर एक आधी देखने को मिलेगी, तो वो भी आपने अच्छे से कवर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस भी आपको जो है वो कवर अप करना है। तो इतने टॉपिक अगर आप कंप्यूटर में कर लेते हो तो इससे बाहर आपको आने वाली चीज़ें कुछ नहीं हैं। तो इतना ही आपको जो है कंप्यूटर में पढ़ना है। तो अरिहंत की बुक इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर दिस। तो बाकी आगे और क्या करना है, और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करनी है। यहाँ पे अगर मैंने आपको स्टडी प्लान की बताई हो तो टाइम मैनेजमेंट की बात करनी है।
तो टाइम मैनेजमेंट में अगर बात करूं तो 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ना है अगले 30 दिन। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है 6 से 7 घंटे मैनेज करना भी आसान नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे जी हम 12 घंटे पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हो भाई, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, एवरेज लेके चल रहा हूँ, एवरेज बच्चे को। तो 7 घंटे अगर दिन में आप पढ़ रहे हो तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। 7 घंटे में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आप सुबह उठें आराम से, फ्रेश होके सबसे पहले आप कोशिश करें कि 1 घंटा मुझे डेली करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि मैंने जीके का सिलेबस जिस तरह का आपका देखा है तो मैक्सिमम आपको 25 में से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आ जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको वहाँ से ही कनेक्ट करके डालेंगे, जैसे द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका जो है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ से आपको करंट अफेयर को ही कनेक्ट करके जो है वो पूछा जाएगा। जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, तो फर्स्ट इन वर्ल्ड में वो आपको करंट अफेयर में से ही क्वेश्चन पूछ देंगे। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 घंटा मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेली करंट अफेयर पढ़ने की। उसके बाद सिलेबस की तरफ आएँ तो इंग्लिश 1 घंटा, यहाँ पे देखते हैं करंट अफेयर 1 घंटा, इंग्लिश 1 घंटा, जीके बाकी जो आपके टॉपिक हैं 2 घंटे। जीके के बाद आपका जो है वो आता है मैथ और रीजनिंग, तो 1 घंटा मैथ प्लस 1 घंटा रीजनिंग। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को पढ़ना है आपने 1 घंटा। तो कितना हो गया? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे और 7 घंटे। तो 7 घंटे आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप चिल करिए, जो मर्ज़ी करिए। अगर जिसके पास ज़्यादा पढ़ने का मन है तो वो 10 भी पढ़ सकता है, लेकिन 7 घंटे अगर आप दिन में पढ़ते हो जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि कांस्टेबल का एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी तोहफ़ नहीं है, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन प्रोवाइडेड आपको अगले 30 दिन 7 घंटा जो है ईमानदारी के साथ पढ़ना है, प्रोडक्टिवली पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने किताबें 7 घंटे सामने रखी है और आप कुछ और सोच रहे हो और आप सिर्फ बुक्स ही आपकी और पढ़ 1 ही घंटा रहे हो। ऐसा नहीं करना है, प्रोडक्टिवली 7 घंटे पढ़ना है। ये नहीं है कि पढ़ रहे हो और सोच कहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। प्रोडक्टिवली अगर आप 7 घंटा पढ़ते हो तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दोगे, दिस इज़ माई गारंटी। और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है? तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट का आपने ध्यान रखना है कि चीज़ों को अच्छे से जो है वो कवर अप करना है, अपना दिनचर्या को अच्छे से मैनेज करना है। अगर आप 4 घंटे दिन में पढ़ रहे हो तो 3 घंटे रात में पढ़ें, या फिर अगर आप रात को कम पढ़ते हो तो 5 घंटे दिन को पढ़ें और 2 घंटे रात को पढ़ें। या फिर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो फिर आप सुबह टाइम मैनेज कर लें। तो उस मैनेजमेंट को आपने कवर अप करना है अगले 30 दिन के लिए। बाकी अगर आप किसी की शादी है तो आप नहीं जाओगे तो वो शादी हो जाएगी, कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा। तो अगले 30 दिन में से आपको एक भी दिन जो है वो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगले 30 दिन के लिए आपके 30 के 30 दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं। बाकी साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो जैसे अभी रिसेंटली कोई पेपर हुआ है तो उस पेपर को देखें आप कि जेके एसएसबी ने किस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम किया हुआ है, कितने क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं, कितने क्वेश्चंस इजी हैं, उसको अटैम्प्ट करके देखें कि मेरे से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो इस तरह भी आपको चीज़ों को ज़रूर जो है वो कवर करना है। नेक्स्ट है नेवर क्रैम। तो चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग जो है वो नहीं करनी है। ये नहीं है कि आप अब कुछ नाम है उनको क्रैम कर रहे हो, तो क्रैमिंग जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ही करनी है। बाकी चीज़ों को समझ के करोगे तो आपको ज़्यादा देर याद रहेंगी, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है क्रैमिंग करने के बिना। जो है क्रैम अगर करते रह जाओगे तो फिर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स। तो आपको पता है कि ये नहीं करना है कि पूरा दिन लगे रहे और पूरा दिन आपने जो है वो रीजनिंग ही पढ़ा, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ें बोर कर देती हैं। तो स्विच करना है सब्जेक्ट्स के बीच में। अगर आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हो तो अगले 1 घंटा फिर आप रीजनिंग पढ़ें, फिर 2 घंटे आप जीके पढ़ें। तो इस तरह से आप जो है बोर नहीं होते और दोबारा एक एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो स्विच करना है सब्जेक्ट्स के बीच में।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डीपली पढ़ें, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के, इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, तो इनको आपने डीपली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से श्योर होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है। जैसे मैथ की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग और मैथ में से क्लियर है कि 10-20 नंबर का अगर मैथ है आपको तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आने ही आने हैं, और श्योर कट है अगर मैं करके ले जाऊँगा। एक मेरी बात याद रखना कि मैथ और रीजनिंग में जो है वो जो अच्छा कर जाएगा उसकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तो आई होप आपको चीज़ें जो है समझ आई होंगी। बाकी आपके साथ मैंने स्ट्रेटजी जो है पूरे तरीके से डिस्कस की है। आई होप जिसको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको जो है काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।